हार्दिक स्वागत करते हैं। वो जो है पूरा प्रेजेंटेशन देंगे और गोदरेज की जो बेनिफिट्स है आप सबको उसके बारे में बताएंगे। तो मैं मिथिलेश पांडे और हमारी कलीग नालिस हम अब आपसे विदा लेते हैं। एक बार पुनः आप सबका स्वागत करते हुए और जो ऑडियंस में जुड़े हैं आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं डॉक्टर सुरेश सुराना जी से आग्रह करूंगा कि सर आप जो है आप सत्र को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मिथिलेश जी धन्यवाद। सभी जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और सभी मेंबर फर्म्स को मैं वेलकम करता हूं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड टैक्सेशन इन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो मैंने कुछ जो एंटरप्रेन्योरशिप में जो हम लोग दूसरी इंडस्ट्रीज में जो ट्रेंड्स देख रहे हैं और जिसका फायदा जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के मेंबर ले सकते हैं और कुछ ले भी रहे हैं, वो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूं। और उसके बाद में जो रीसेंट डेवलपमेंट जो टैक्सेशन में है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में कुछ 3-4 जो मेजर डेवलपमेंट दोनों एरियाज में है वो मैं आपसे थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। आपके मन में अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो या कोई आपके क्वेरी हो, आप उसको चैट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं और फिर मेरा सेशन खत्म होने के बाद उसको अपन डिस्कस कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं अभी मेरा एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूं। So मिथिलेश जी, आर यू एबल टू सी द प्रेजेंटेशन? जी सर, थोड़ा सा इसको बिगर कर देंगे साइड में प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। जी सर, फाइन। तो जैसे कि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का जो साइज और जो ग्रोथ है, कंट्रीब्यूशन है, वो उससे सब हम लोग भली भांति परिचित हैं। जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पूरी जो 27% वर्ल्ड जो ज्वेलरी कंजप्शन है उसका 27% शेयर इंडिया के पास है। तो ऐसी बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रीज है जहां पे इंडिया ग्लोबल लीडर है। जैसे अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंडिया हैज बिकम अ ग्लोबल लीडर, फार्मा वी आर अ ग्लोबल लीडर, diamond and jewelry we are actually global leader for a long time, but sometime we don't give ourselves that much importance as we actually deserve. आप सर कृपया सभी अपने आप को म्यूट रखें। हाँ सर। हाँ, तो अभी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की साइज भी काफी बड़ी है। आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2021 जो मार्च में खत्म हुआ, डिस्पाइट अ पेंडेमिक ईयर, जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट विच स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल बिगिनिंग, जो 1 करोड़ रुपया साल में 1960 में एक्सपोर्ट था, आज वो बढ़ के $25 बिलियन, यानी आप सोच सकते हैं कि लगभग 1,70,000 1,75,000 करोड़ के आसपास का जो एक्सपोर्ट हुआ है पिछले साल में। तो इंडस्ट्री हैज रियली ग्रोन। इट इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूटर of the overall if you see the overall exports of India, it is a very major contributor in that. आप अगर राइट हैंड साइड में चार्ट देखेंगे तो टोटल जो एक्सपोर्ट है उसमें 68% डायमंड, कट एंड पॉलिश डायमंड्स का है और ज्वेलरी का 19.9% है। तो ज्वेलरी इज आल्सो बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी डे वी आर सीइंग इंडिया इज बिकमिंग अ वेरी मेजर प्लेयर इन ज्वेलरी एक्सपोर्ट आल्सो नाउ। और इसमें जो खास बात है कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़े प्लेयर ही खाली हैं। जैसे टेलीकॉम में हम देखते हैं कि 3 या 4 बड़े प्लेयर हैं। डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है। तो जैसे हमने लिखा है कि 30% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय मोर देन 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड सेवरल कंपनीज विद टर्नओवर रेंजिंग फ्रॉम 100 मिलियन टू 1 बिलियन। मतलब 500 करोड़ से लेके 6,000-7,000 करोड़ की टर्नओवर वाली बहुत सारी कंपनीज है। तो ये काफी ब्रॉड बेस्ड इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्टेड 3 या 4 या 5 प्लेयर्स के हाथ में है। इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे जो 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है वो है टेक्नोलॉजी और कैपिटल मार्केट से संबंधित, जिसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में आप ज्यादा जानते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ मेरे को बताना वो उचित नहीं होगा। अभी जो आप सबसे बड़ी ट्रेंड देखेंगे वर्ल्ड में, द होल वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन एंड जो अभी जो बिजनेसेस जिनकी वैल्यूएशन और जिनका फिनोमिनल ग्रोथ है वो ये नॉर्मली 3 चीज कंबाइन करते हैं: टेक्नोलॉजी, मोबाइल रीच एंड डिजिटल पेमेंट क्रिएटिंग डिसरप्टिव बिजनेस। यानी सबसे पहली चीज है कि टेक्नोलॉजी का यूज। अभी आप अगर अमेजोन को देखेंगे या फ्लिपकार्ट को देखेंगे या आप
जैसे पेटीएम है, ये सब टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस है। तो उनकी बैकबोन टेक्नोलॉजी है। और दूसरी, ये सब बिजनेसेस मोबाइल की जो रीच है, जैसे इंडिया में अभी आज लगभग 80 करोड़ लोगों के पास में मोबाइल है, 80 करोड़ मोबाइल इंडिया में है। तो मोबाइल की रीच मतलब हर कॉमन आदमी के पास में मोबाइल पहुंच गया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ में अगर कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं मोबाइल के थ्रू, प्लस डिजिटल पेमेंट, और लोग अगर मोबाइल के थ्रू या डिजिटल तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, तो आप एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अगर पेटीएम देखेंगे तो पेटीएम जैसा पहले बैंक्स का जो था कि आप बैंक की ब्रांच में जाके चेकबुक इशू करते थे या कोई चेक डिपॉजिट करते थे, और वो सब एक तरीका था काम करने का। अभी आप देखेंगे छोटे से छोटा वेंडर भी है, उसके पास में पेटीएम के ऑप्शन है। तो टेक्नोलॉजी प्लस मोबाइल रीच प्लस डिजिटल पेमेंट, दिस आर क्रिएटिंग डिसरप्टिव बिजनेसेस। समटाइम दे आर डिसरप्टिंग द कन्वेंशनल बिजनेसेस, मतलब जो पहले ट्रेडिशनल बिजनेसेस है वो डिस्टर्ब भी हो रहे हैं, लेकिन दिस इज वेयर द ग्रोथ इज। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मतलब इट इज नॉट ग्रोइंग बाय 5, 7, 10%. These companies are growing by 50%, 100%, maybe even more than that. एंड माइंड बोगलिंग वैल्यूएशन, और आप वैल्यूएशन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते, जो मैं कुछ आगे आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि जो कभी कन्वेंशनल बिजनेस में ऐसा वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है। तो जैसे ई कॉमर्स मतलब जैसे आप अगर जो कन्वेंशनल तरीके से सेल करते थे उसके बदले में जो ऑनलाइन परचेज सेल होती है वो ई कॉमर्स बिजनेस हो जाता है। जैसे ऑनलाइन सेल ऑफ रफ डायमंड्स, इट और सिमिलरली ऑनलाइन सेल्स ऑफ कट एंड पॉलिश डायमंड, these are e-commerce businesses. So I think all of you are using some element of e-commerce in your channel, but we are not seen as e-commerce companies. So and they also e-commerce companies दूसरे लोगों के भी गुड्स जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे सेल करती है ताकि उनकी फिर कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ये एक नई ट्रेंड आप देखेंगे ई-कॉमर्स बिजनेसेस। सिमिलरली ई-टेलिंग, जो रिटेलिंग के बदले में ई-टेलिंग मतलब similarly using technology and internet, you are able to sell goods online to consumer also, not only B2B but also B2C, like Amazon, even CaratLane, which is there in our business. So you can directly reach the consumer. You don't have to go through the retail showrooms, you don't have to go through the physical distribution chain. So this is revolutionizing the entire business. एक आजकल नया टर्म निकला है, आप लोग जो कैपिटल मार्केट्स में हैं उनको शायद ध्यान भी होगा कि जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज में उसको बोलते हैं फिनटेक, मतलब फाइनेंशियल बिजनेस प्लस टेक्नोलॉजी। सिमिलरली एड्यूटेक, अभी आपने बाइजू के बारे में सुना होगा। बाइजू का जो एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन है, जैसे पहले जो एजुकेशन था वो स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी। अब बाइजूस में बिकॉज ऑफ पेंडेमिक मेनी पीपल हैव नो चॉइस बट टू स्टडी ऑनलाइन। तो बाइजूस हैज बिकम अ वेरी मेजर कंपनी। उसका भी वैल्यूएशन है $16 बिलियन। $16 बिलियन मतलब 1,20,000 करोड़। तो उसको बोलते हैं एड्यूटेक। तो वैसी ही ज्वेल टेक कंपनीज भी बन सकती है। Why don't we develop jewel tech companies which are jewelry plus technology? So this is just my thought that to create disruptive business models in conventional segment. Business अपना conventional है, लेकिन by using technology we can become a modern age company. So that is what I have given example. Fintech companies like Paytm and Google Pay, as compared to conventional banking like State Bank of India or other Bank of India. Not that they are not good, but these are the new age companies which are coming up now. Similarly, edutech companies, जैसे बाइजूस के बारे में मैंने बताया, तो jewel tech companies can also look at providing customized products to the clients. एक अभी जो नई ट्रेंड जो लोग बोल रहे हैं ग्लोबली है कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था 1930s 40s में, जब मशीन्स ने मैन को रिप्लेस किया, वो जमाना था मास प्रोडक्शन का। मतलब जैसे आप 10,000 पीस, 1 लाख पीस, जैसे गाड़ी आप बना रहे हैं तो 1 लाख गाड़ी बना रहे हैं आप, अगर 10,000 ज्वेलरी के पीसेस बना रहे हैं तो इट वाज लाइक मास प्रोडक्शन। नाउ पीपल आर सेइंग दैट वी आर गोइंग टू गो टू पर्सनलाइज्ड प्रोडक्शन. It will become more the reverse of mass production. So every person can choose his jewelry, every person can choose his dress, what he's going to wear. So this is the new trend we are talking about. So jewel tech can combine it. You can have aggregation of the even like, can somebody, for example, aggregate the jewelry and give it on lease? Because you don't wear jewelry for most part of the year. You just wear it for like what today Ola and Uber are doing.
they are all the vehicles they are pulling together of taxis and other people and offering it to people. Lab grown diamond is another business which is technology led, which has grown into very where you can have diamonds grown in the laboratories. Virtual reality, where without having the physical product, but you can see, suppose if like there is a company called Lenskart, if you want to see how spectacles look on you without actually, you can check it online. It will give you virtual reality. So these are some trends which we are seeing in the businesses. जैसे मैंने दूसरे इंपॉर्टेंट चीज की बात की थी कि कैपिटल मार्केट्स, तो कैपिटल मार्केट्स में अभी आप देख रहे हैं कि सेंसेक्स 55,000 के आसपास में है. आप अगर डाउ जोन्स को देखेंगे तो हिस्टोरिकल हाईएस्ट लेवल पे है. ज्यादातर जो वर्ल्ड में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सब पीक पे हैं और कंपनीज कैपिटल रेज कर रही है, प्राइवेट इक्विटी रेज कर रहे हैं. लेकिन जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में ज्यादातर फंडिंग प्रोमोटर्स की खुद की कैपिटल है या फिर बैंकों का शॉर्ट टर्म लोन है. तो जब पेंडेमिक चालू हुआ तो उस वक्त एक थोड़ा सा पैनिक जैसा भी हो गया था इंडस्ट्री में कि अगर बैंक्स लोन रिकॉल कर लेगी तो क्या परिस्थिति होगी. तो ये ऑफ कोर्स अल्टीमेटली फॉर्चुनेटली फॉर द इंडस्ट्री, एक्चुअली इंडस्ट्री हैज कम आउट वेरी स्ट्रांग आउट ऑफ द पेंडेमिक एंड मेनी पीपल हैव रिड्यूस्ड देयर बैंक बोरोइंग्स आल्सो. सो बट इफ द सिचुएशन बिकेम मच वर्स, अगर कोई कारण से अगर परिस्थिति ज्यादा खराब हो जाती जैसे सेकेंड वेव में हुआ और अगर बैंक्स अपना पैसा वापस मांगना चालू कर दे तो कई बिजनेसेस का सर्वाइवल और उनकी कंटिन्यूटी पे एक उसमें क्वेश्चन मार्क हो सकता है. तो अगर आप कैपिटल रेस करते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा इसमें एक आपको सपोर्ट करेगा. और आप जो वैल्यूएशन देखेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, रिसेंटली आपने देखा होगा जोमेटो करके कंपनी का पब्लिक इशू आया था, उसकी सेल्स है लगभग 1994 करोड़ और लॉस है 816 करोड़. ऐसा भी नहीं है, प्रॉफिट है. और आईपीओ के टाइम में, जो कि अभी कुछ ही हफ्ते पहले की बात है, उसका वैल्यूएशन था 60,000 करोड़ और अभी पोस्ट लिस्टिंग के बाद में वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़. तो जो कंपनी का टर्नओवर 2,000 करोड़ है उसका वैल्यूएशन 1 लाख करोड़, यानी 50 टाइम टर्नओवर का 50 टाइम वैल्यूएशन. और जो अर्निंग्स मल्टीपल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि लॉस है. बट दिस इज द ब्यूटी ऑफ द मॉडर्न एज कंपनीज विच आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, जो मैंने पहले आपको बताया. Track record of Indian diamond and jewelry sector in capital market has been suboptimal. Unfortunately, like in diamond and jewelry industry, we have not seen too many large listed companies which have consistently given returns to investors. So investors are also not having that perception of the industry. आप अगर IT सेक्टर देखेंगे तो IT सेक्टर में जिस तरह से TCS, Infosys, Wipro ने परफॉर्म किया है, या फार्मा कंपनीज में कई सारी कंपनीज, चाहे वो सिप्ला हो, ग्लेनमार्क हो या टोरेंट, तो उस तरीके से डायमंड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में इंडस्ट्री लीडर्स, मैं ये समझता हूं कि ये बहुत अच्छा मौका है उनके लिए, जो अच्छी कंपनीज है, वेल मैनेज्ड है, जिनकी अच्छी ग्रोथ प्लान है, वो कैपिटल मार्केट को टैप करें और उनके पब्लिक इशू का प्लानिंग या प्राइवेट इक्विटी का प्लानिंग कर सकते हैं. एक और जो मेजर ट्रेंड हमको दिख रही है वो है कि जो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग, ट्रेसेबिलिटी एंड ESG has become very fashionable term. It says environmental, social and governance. तो रिस्पॉन्सिबल सोर्सिंग एंड ट्रेसेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कस्टमर कोई ज्वेलरी पीस खरीदता है, अगर उसको इस चीज का पूरा ट्रैक मिले कि ये ज्वेलरी में जो डायमंड है वो कौन सी माइन से आया था, इसकी कटिंग पॉलिशिंग कहाँ पे हुई थी, कौन सी ज्वेलरी यूनिट में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कौन से रिटेल आउटलेट में अभी अवेलेबल है, और कहीं पे उसमें पूरा जो नेचुरल डायमंड यूज हुए हैं या कहीं पे उसमें कोई चाइल्ड लेबर यूज हुआ है या कोई कंफ्लिक्ट डायमंड्स नहीं है, एथिकल प्रैक्टिसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है. ये आजकल के जो कस्टमर्स है, पर्टिकुलरली एडवांस कंट्रीज, यूएस, यूरोप, they put a lot of premium on this. They want to buy goods which are having responsible sourcing and traceability. तो अगर आप ये डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाया गया है, उसकी ट्रेसेबिलिटी है, उसकी पूरी विजिबिलिटी है कि ये कहाँ से किस तरह से बना है, तो उसका आपको प्रीमियम मिलेगा. और इसके लिए कई सारे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी अभी लॉन्च हो चुके हैं. आपको मालूम होगा एवर लेजर है, डायमंड, इवन टीपीएस का खुद का प्लेटफॉर्म है. तो आप ये एक पहले कंसेप्ट था माइंड टू मार्केट, अब माइंड टू कंज्यूमर हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर कैन ऑल्सो इवन सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन कैन बी सीन ऑन द ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म.
So you can go from mine to consumer, you can see the full traceability. Non-usage of conflict diamond, child labor, KYC, know your customer and prevention of money laundering compliances. तो even ESG आजकल आप अगर देखते होंगे न्यूज़पेपर में तो रोज इस चीज का जिक्र आता है कि ESG की और कंपनीज की जो अच्छी रिस्पॉन्सिबल कंपनीज है वो क्या कर रही है, और जनरली इन कंपनीज का वैल्यूएशन दूसरी कंपनी से 20 to 30% ज्यादा होता है, उनके कस्टमर्स उनको ज्यादा प्रीमियम देते हैं. तो और बिकॉज डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री सच एन इंडस्ट्री वेयर कस्टमर्स आर ऑल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ देम, so you can benefit by demonstrating these things. We are already seeing and we are already working with some of the clients in this area, so this is a very major thing. अब जो मेरा मेन जो सब्जेक्ट है जो टैक्सेशन, मैं उसके ऊपर आता हूं. पहले मैं डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करता हूं. जो 4 मैंने टॉपिक इसमें लिखे हैं, एक है न्यू ऑप्शनल लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, दूसरा है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके जिससे इंडस्ट्री काफी परेशान थी काफी टाइम से, पिछले 10 सालों से, उसमें भी क्या करंट ट्रेंड है 271G में, और कोविड में जो कुछ लोगों को लॉस हुआ है या प्रॉफिट मार्जिन पहले जैसी नहीं है तो उसको कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग में डील करेंगे. एक दूसरा है कि यूएई में जो लोकल एंटिटीज है उसमें जैसे पहले आपको मालूम होगा कि 49% ही ओनरशिप अलाउड थी और 51% लोकल अरब के नाम में ओनरशिप जरूरी थी. अब उसमें कुछ रिलैक्सेशन है, तो क्या चेंज हम लोग कर सकते हैं. और एक लास्ट पॉइंट है इक्वलाइजेशन लेवी. तो ये चारों के बारे में मैं बात करूंगा. पहले अभी एक चलते हैं कि न्यू ऑप्शनल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम. न्यू ऑप्शनल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम में गवर्नमेंट ने इस तरह से अनाउंस किया था कि जो नॉर्मल कंपनीज की जो टैक्स रेट है वो 26 से लेकर 35% के बीच में थी और है अभी भी, लेकिन कंपनीज को एक ऑप्शन दिया गया है कि वो अल्टरनेटिव एक लोअर टैक्स का रेजिम चूज कर सकते हैं. Instead of paying 26 to 35%, they can pay 25.17%. But अगर वो न्यू टैक्स रेजिम में ऑप्ट करते हैं तो उनको कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो उनको गिव अप करने पड़ेंगे. तो कई लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि उनको पुरानी रेजिम में रहना चाहिए कि नई रेजिम में आना चाहिए. तो ये हम अक्सर सवाल हम लोगों के पास में आता है. तो मैंने इसके ऊपर कुछ थोड़ा जो कि उसमें क्या कंसिडरेशन है, आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने शेयर किया है. और एक और जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, अभी अगर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप होती है और जो उसके ऑपरेशंस 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर ऑपरेशन चालू होते हैं तो उस पर और भी लोअर टैक्स रेट है 17.16%. तो ये रेट बहुत ही, मतलब पहले आप जैसे भी पर्सनल टैक्स रेट आप देखेंगे अगर इंडिविजुअल्स का तो 42.7% है, और ज्यादातर कंट्रीज है, चाहे वो यूएस हो, चाहे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, द टैक्स रेट्स आर मच हायर than India. So India has become very competitive. 25% tax rate is not very high, and similarly new manufacturing companies 17% tax is not very high. तो ये आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं. इसमें सर्टेन डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस, मतलब जैसे टैक्स हॉलिडे रहती है, सेक्शन 10AA जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स हॉलिडे है या एडिशनल डिप्रिसिएशन है, ये सब बेनिफिट आप नहीं क्लेम कर सकते. नई टैक्स रेजिम में आपको ये कंसेशन आपको क्लेम करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है. लेकिन 2 ऐसे बेनिफिट हैं जो आप नई रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं. जैसा आपको मालूम होगा कि अगर आप नए एम्प्लॉइज हायर करते हैं, और डायमंड इंडस्ट्री में काफी लेबर इंटेंसिव बिजनेस है, तो हर साल नए एम्प्लॉय ज्वाइन होते हैं, तो उसका आपको सेक्शन 80JJAA में डिडक्शन मिलता है. 30% ऑफ द वेजेस, एडिशनल वेजेस यू कैन क्लेम एज डिडक्शन ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइंग, जिनके वेज लेवल सर्टेन लेवल से नीचे है. तो वो बेनिफिट नए रेजिम में भी अवेलेबल है. और एक दूसरा बेनिफिट है इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स. अगर आपके पास में कोई डिविडेंड इनकम आती है और आप उसको डिविडेंड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वो उसका डिडक्शन आप नई रेजिम में भी क्लेम कर सकते हैं. लेकिन अगर जो टैक्स हॉलिडे वाले बिजनेस थे उसका कोई अगर कैरी फॉरवर्ड है लॉस का, वो आपको गिव अप करना पड़ेगा. और एक एडवांटेज है नई रेजिम में कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट, जो लोग कंपनी टैक्सेशन से वाकिफ हैं उनको मालूम होगा कि नॉर्मल टैक्सेशन के अलावा अगर आपका बुक प्रॉफिट ज्यादा है तो मिनिमम टैक्स ऑन बुक प्रॉफिट इज आल्सो एप्लीकेबल.
विच इज नॉट द केस इन केस ऑफ न्यू रेजिम। तो जो नई कंसेशनल टैक्स रेजिम है उसमें टैक्स रेट भी कम है और मिनिमम अल्टरनेट टैक्स भी नहीं है बुक प्रॉफिट। और इसके लिए अगर आपका कुछ पहले का मैट कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट है वो आपको गिव अप करना पड़ेगा, और आपको टैक्स हॉलीडे जो है सेक्शन 10AA जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीव या इवन सूरत स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो आपको गिव अप करनी पड़ेगी। तो हम जो देख रहे हैं कि ज्यादातर कंपनीज अभी नई टैक्स रिजीम में जा रही है, जो कि एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो पहले की कंपनियां हैं वो 25.17% में जा रही है, और जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप कर रहे हैं ज्वेलरी और डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो 17.16% में जा रही है। और ये तीन फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि नई रेजिम में जाना चाहिए कि पुरानी रेजिम में रहना चाहिए। क्या आपके पास में अनएक्सपायर्ड टैक्स हॉलीडे है, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 15 साल का टैक्स हॉलीडे था, अभी तो नहीं अवेलेबल है, नई यूनिट्स को अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो पहले की यूनिट्स है उनका भी वो पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ है, तो उसका बेनिफिट क्लेम करते हैं तो उनकी इफेक्टिव टैक्स रेट 25 से भी कम आ जाती है। तो उनके लिए शायद बेटर है कि वो पुरानी रेजिम में रहें, या जिनके पास में बहुत सारा मैट क्रेडिट है उनके लिए भी बेटर है कि वो फिर पुरानी रेजिम में रहें, क्योंकि उनको फिर नहीं तो मैट क्रेडिट जो भी कैरी फॉरवर्ड है वो गिव अप करना पड़ेगा। या कोई स्पेसिफिक केस हो, जैसे कई बार हम देखते हैं कोई पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा है कि उनके लिए पुरानी रेजिम में रहना बेटर है। पर ज्यादातर जैसे मैंने बताया कि हम लोग देख रहे हैं कि नई रेजिम में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और इसके लिए कंपनीज ज्यादातर नई रेजिम में जा रही है। एक ये सवाल जो अभी पैदा होता है कि जो नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है और जो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर रही है, उनके लिए जो 17.16% का जो टैक्स है और उसके मैट नहीं है, उस पर एक मैं पहले ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी में नई यूनिट लगाते हैं तो ये रेट आपको लोअर रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब नई कंपनी भी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं होनी चाहिए, दोनों अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही आपको नई रेट का बेनिफिट मिलेगा। दूसरा ये है कि एक ये कंट्रोवर्सी थोड़ी पहले काफी टाइम से डायमंड इंडस्ट्री में रही है कि वेदर डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग अमाउंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग और नॉट। तो जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जेम इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसमें ये व्यू लिया था कि डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग डज नॉट अमाउंट टू मैन्युफैक्चर, इट इज प्रोसेसिंग बट नॉट मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद में भी उसमें कई सारे ट्रिब्यूनल जजमेंट हैं जिन्होंने डायमंड प्रोसेसिंग को मैन्युफैक्चरिंग ट्रीट किया है, जैसे शीतल डायमंड्स, फ्लॉलेस डायमंड, भवानी जेम्स, ये सब मुंबई ट्रिब्यूनल के जजमेंट्स हैं। तो हालांकि ये नया जो सेक्शन है 115BAB, जहाँ पे जो 17% टैक्स रेट है, उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर हमारा ऐसा समझना है कि डायमंड कंपनीज भी ये बेनिफिट क्लेम कर सकती है। अगर ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करती है तो ये और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो वापस हो सकता है कि लिटिगेशन, क्योंकि हमने देखा है जहां पर भी थोड़ा इंटरप्रिटेशन का रूम रहता है तो टैक्स अथॉरिटीज कई बार एडवर्स इंटरप्रिटेशन उसमें ले सकते हैं, तो एक नई कंट्रोवर्सी फिर से चालू हो सकती है। तो इसके लिए हमने लिखा है कि इट विल बी हेल्पफुल टू हैव एक्सप्लिसिट क्लैरिफिकेशन, जैसे कि पहले था जब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई किया था कि डायमंड प्रोसेसिंग विल बी एलिजिबल फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन टैक्स लाइक फ्री ट्रेड जोन हॉलीडेज एंड ऑल। एक बहुत मेजर टॉपिक डायमंड इंडस्ट्री में रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग को लेके। एक आपको मालूम होगा कि सेक्शन 271G में, जैसे डायमंड इंडस्ट्री में कॉमन है कि ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज, इंडियन कंपनीज या इंडियन बिजनेसेस के बाहर उनकी रिलेटेड कंपनीज है, चाहे वो सब्सिडरी हो या पेरेंट कंपनी हो या सेम ग्रुप की कंपनी हो, तो वो इनकम टैक्स में उसकी अलग से रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कि ये एसोसिएट एंटरप्राइज है, और इनको जो हम माल खरीदते हैं या बेचते हैं या और कोई ट्रांजेक्शन करते हैं वो हम जो नॉर्मल मार्केट प्राइस पे कर रहे हैं, तो उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। तो इसमें कुछ ट्रांसफर प्राइसिंग अथॉरिटीज का इनकम टैक्स में ऐसा व्यू था कि वो एंटिटी लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे। अगर आप जैसे डायमंड कटिंग पॉलिशिंग में और आप अगर ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट आप अगर 3% या 4% दिखा रहे हो, लेकिन वो ये चाहते थे कि आप उनको ईच परचेज एंड सेल वाइज उनको प्रॉफिटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करें या सेगमेंट वाइज प्रॉफिटेबिलिटी उनको दिखाएं कि आपने जो रिलेटेड पार्टी से गुड्स खरीदे या बेचे उसमें आपने कितना प्रॉफिट कमाया।
अब टोटल ओवरऑल कंपनी लेवल पे या एंटिटी लेवल पे उसको सेटिस्फेक्शन वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, और उन्होंने जो भी जितने ट्रांजेक्शन थे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन उस पर 2% पेनल्टी कई केसेस में लगा दी थी या प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी थी। लेकिन फॉर्चुनेटली the matter has almost died down now, because all I think every case the judgments are in favor, where जहाँ पे भी टैक्स अथॉरिटीज ने डिमांड रेज की थी वो सब बॉम्बे ट्रिब्यूनल, इवन गुजरात में कोर्ट्स का जो वर्डिक्ट है वो उन्होंने कहा है कि डायमंड इंडस्ट्री में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर परचेज या सेल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करें। एंटिटी लेवल पे जो आप अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपकी सेटिस्फैक्ट्री है तो वो काफी है। तो इसके लिए अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिसेंटली ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स ये इशू रेज नहीं कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री, प्रोवाइडेड यू गिव देम सम बेसिक दैट ओके कंपनी हैज अ मैकेनिज्म टू ट्रैक एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, आपकी जो बाहर की एंटिटी है उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये सब डेमोन्स्ट्रेट करके उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। एक दूसरा इशू कई इंडस्ट्रीज में आ रहा है कि जो नॉर्मल हर साल की प्रॉफिटेबिलिटी थी, और ये पेंडेमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 जो पूरा ईयर था वो पेंडेमिक से इम्पैक्ट हो गया था। पर्टिकुलरली जो फर्स्ट क्वार्टर था, आपको याद होगा कि जो 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक का जो पीरियड था, वो 3 महीने में लगभग प्रोडक्शन बहुत ही कम था, बिकॉज नेशनल लॉकडाउन था, मूवमेंट अलाउड नहीं था। तो इवन इंडिया की जीडीपी 28% डाउन थी। तो लेकिन बाद में हमने देखा है कि जैसे थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में वर्किंग कंपनीज की काफी अच्छी हो गई, और ज्यादातर कंपनियों ने पूरे जो शुरू में जो लॉसेस हुए थे वो रिकवर हो गए। इनफैक्ट मेनी कंपनीज हैव अ मच बेटर ईयर देन द अर्लियर ईयर्स आल्सो। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी है जो उससे उबर नहीं पाई, जो लॉकडाउन के बाद में या जो एक बार कोविड इम्पैक्ट के बाद में उनको रीस्टार्ट करने में भी काफी उसमें या तो लेट हो गया या उनके लिए प्रॉब्लम्स आई, कैपिटल नहीं अवेलेबल थी। तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा इशू है। तो लॉकडाउन, शटडाउन एक्सपेंसेस, सपोज आपका 2.5 महीने तक मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद था और आपने कुछ वेजेस का पेमेंट किया है, फैक्ट्री के ओवरहेड्स की कॉस्ट है, उसके वो लॉस आप कैसे रिकवर करेंगे? आपके प्रॉफिटेबिलिटी तो नहीं आएगी, तो क्या वो लॉस को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं? सिमिलरली अगर आपकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज्ड है, आपका नॉर्मल टर्नओवर अगर साल का 1 लाख पीसेस है और आप उसमें 40,000 पीस ही कर पा रहे हैं, तो आपकी जो ओवरहेड्स है वो यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो उसका लॉस आप क्या अलग ट्रीट कर सकते हैं? एक दूसरा सवाल था, नॉर्मली ट्रांसफर प्राइसिंग में 3 साल का डेटा यूज करते हैं, लेकिन 3 साल का डेटा हो सकता है रेलेवेंट नहीं हो, तो क्या हम खाली सिर्फ इसी साल का डेटा यूज कर सकते हैं? तो इसके बारे में OECD जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, उन्होंने गाइडलाइंस इशू की है कि ट्रांसफर प्राइसिंग अथॉरिटीज को इसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसे कोई गाइडेंस अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन कई कंट्रीज में, इनफैक्ट कल हमारी एक सेपरेट वेबिनार थी जहां पे हमने बाहर के स्पीकर बुलाए थे, और यहाँ पे भी IRS, एक एक्स IRS ऑफिसर और डेल कंप्यूटर के टैक्स हेड और कारगिल के टैक्स हेड, so they shared that many countries have come out with the how they will deal with transfer pricing, their guidelines, but in India we don't have any clarity on this. So I think you have to do your own homework, document the losses for this period due to the expenses or underutilization of capacity, and then demonstrate that rest of the business there is a normal profit margin. एक दूसरा जो मेजर इशू है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दुबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी एक डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ट्रेडिंग हब हो गया है, जो एक टाइम में एंटवर्प की पोजीशन थी या और भी दूसरी जगह पे जो होती थी, अभी वो UAE has become a very major center for diamond jewelry sector, and बहुत सारी इंडियन कंपनीज की UAE में एंटिटी है, या तो सब्सिडरी है या पेरेंट कंपनी है या ग्रुप कंपनी है, और काफी सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है। और जो वहां पे 2 टाइप की कंपनीज है, जो एक तो वहां पे फ्री ट्रेड जोन में है या DMCC में, वहां पे पहले से भी 100% फॉरेन ओनरशिप अलाउड थी, तो प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो लोग लोकल एंटिटी जिन्होंने सेटअप की है, जो LLC कंपनीज है, वहां पे फॉरेन ओनरशिप सिर्फ 49% अलाउड थी, 51%
अरब ओनरशिप कंपलसरी था, लेकिन रिसेंटली अभी यूएई ने रेगुलेशन चेंज कर दिया है, दे हैव अलाउड 100% फॉरेन ओनरशिप नाउ। तो आई थिंक जिन जो भी ग्रुप्स जो हैं जिनकी इस तरह से अगर लोकल होल्डिंग है तो वो उसको एक्वायर करने के बारे में विचार कर सकते हैं। और जब इंडिया से आप अगर एक्वायर कर रहे हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे फेमा, आप इंडिया से कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। इनकम टैक्स एक्ट, पर्टिकुलरली आप अगर शेयर्स कमती भाव में खरीद रहे हैं तो इंडिया में एक सेक्शन है 56(2)(10) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, उसमें अगर आप बुक वैल्यू से नीचे कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो परचेजर के हाथ में वो डिफरेंस इनकम गिनी जाती है। तो सपोज अगर आपकी यूए कंपनी की वैल्यू अगर $10 बिलियन है और अरब की होल्डिंग की वैल्यू अगर 5.1 मिलियन 51% है और आप अगर उसको 1 मिलियन में खरीद रहे हैं तो $4.1 मिलियन विल बिकम द डीम्ड इनकम इन योर हैंड्स और उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत आपको इसको ध्यान रखने की जरूरत है सेक्शन की। और कंपनी लॉ रेगुलेशंस, जो कंपनी लॉ रेगुलेशंस है इंडिया में यूएई में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है उसका आपको कंप्लायंस देखना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूं कि इंडस्ट्री में काफी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सकता है। एक दूसरा जो प्रोविजन बजट में आया था पिछले साल, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा उसमें शायद, कि सेक्शन 269ST, अगर 2 लाख से ऊपर कोई भी अगर परचेज या सेल अगर कोई ट्रांजैक्शन में करते हैं इन एग्रीगेट फ्रॉम एक आदमी से एक दिन में, या कोई सिंगल ट्रांजैक्शन आप उसको ब्रेकअप करके, और एक कोई इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सिंगल इवेंट फ्रॉम अ पर्सन, मतलब एक इनवॉइस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार अगर आपने एक ही आदमी को 3 अलग अलग इनवॉइस एक दिन में फाड़े हैं तो भी वो सब मिला के अगर 2 लाख से ऊपर है और आपने अगर कैश में वो ट्रांजैक्शन किया है तो आप इसमें आपकी जो पेनल्टी है वो इक्वल टू द अमाउंट of the receipt. So this is like very dangerous provision and you have to be very clear that this can be the implication. एक और दूसरा इशू जो अभी रिसेंटली हुआ है, इक्वलाइजेशन लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी एक नया टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, हालांकि पहले 2016 में था लेकिन उस वक्त वो बहुत लिमिटेड चीजों पे था। अगर बाहर से कोई एडवर्टाइजमेंट करता है या कोई अगर डेटाबेस वगैरह यूज करते हैं तो उसके लिए था, लेकिन अभी उन्होंने उसको जो एक्सपांड किया है, अगर इवन एनी परचेज ई कॉमर्स मीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूजिंग द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो अगर बाहर से भी कोई, जैसे अभी डायमंड इंडस्ट्री में जो टेंडर होते हैं, ई ऑक्शन होती है, और अगर उसमें परचेज सेल ऑनलाइन जो होते हैं उसके ऊपर ये इक्वलाइजेशन लेवी जो 2% एप्लीकेबल हो जाती है। अगर वो बाहर, जैसे कोई अगर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में उसका बेस नहीं भी है तो भी अगर वो बाहर भी अगर ऑप्शन करते हैं और इंडियन रेसिडेंट को सेल करते हैं तो उस पर ये लेवी लग जाती है। तो इंडियन कंपनीज या इंडियन बिजनेसेस के लिए ये एडिशनल कॉस्ट हो जाती है। ये एक नई लेवी जो पहले इस तरह से इसमें थिंकिंग था कि ये नहीं एप्लीकेबल होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट लाइक अ टिपिकल digital business, but the definition is very wide. कि definition wide है तो कुछ माइनर्स ने भी इसको 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाना चालू कर दिया है। और इक्वलाइजेशन लेवी में प्रॉब्लम ये है कि इसका कोई इनपुट क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। जैसे जीएसटी में जो भी टैक्स लगता है उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है, चाहे वो आईजीएसटी हो, चाहे सीजीएसटी, एसजीएसटी, इसका कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, ना तो जीएसटी के सामने अवेलेबल है ना इनकम टैक्स के सामने अवेलेबल। सो देयरफॉर इट बिकम्स एन एडिशनल कॉस्ट एंड डेफिनेटली एज कंपेयर्ड टू other manufacturing and other countries, India is at a disadvantage in this in terms of global competitiveness. पर एक दूसरा चीज, ये इक्वलाइजेशन लेवी जो हुआ है ये ओईसीडी ने रिकमेंड किया है। जो मैंने बताया कि आपको एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि डिजिटल, जिस तरह से डिजिटल बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, मतलब आप कहीं पे भी बैठ के कोई भी कंट्री में बैठ के कोई भी दूसरी कंट्री में माल बेच सकते हो। तो जो पहले फिजिकल ऑफिस का कंसेप्ट था या फिजिकल आपके मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए टैक्सेशन के लिए, वो कंसेप्ट अभी धीमे धीमे कम हो रहा है और डिजिटल प्रेजेंस इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
तो उनके हिसाब से अगर ये डिजिटल बिजनेसेस को भी टैक्स करने के लिए उन्होंने ये सजेस्ट किया है, तो ये और भी कंट्रीज में टैक्स इस तरह से उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और आप अगर ऑनलाइन बेचते हैं तो जिस तरह से इंडिया ने ये टैक्स लेवी किया है, ऐसा हो सकता है कि आपको भी ऐसा टैक्स दूसरी कंट्री में भरना पड़े। तो ये मेरे ख्याल से कई लोगों ने ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया है, वो आपको देखना चाहिए। यहाँ पे हमने कुछ जैसे लिखा है कि फॉर एग्जांपल यूएसए में दिस इज डीएसटी इज डिजिटल in terms of taxation. So already US there is a tax in some states. UK में 2% on provision of online marketplace or any associated online advertising service. स्पेन में 3%. कुछ कंट्रीज में जैसे यूएई, चाइना, हांगकांग जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में टैक्स नहीं है, लेकिन ये भी नई ट्रेंड है, तो ये टैक्स आने की संभावना पूरी है। आपको इसका ट्रैक रखना पड़ेगा कि आप जिस कंट्रीज में माल बेचते हैं ऑनलाइन, वहां पे इस तरह की कोई लेवी तो नहीं है। अभी मैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में थोड़ा सब्जेक्ट कवर करता हूं। एक इशू जो काफी बर्निंग इशू रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी स्कीम, अंडर द जीएसटी रेजिम, और उसका रिफंड जो नहीं मिल रहा है, काफी लोगों का एक्यूमुलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है। मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग, calculation of export turnover for the purpose of refunds, and there is a remission of duty or taxes on exported product scheme जो भी recently announced हुई है। accumulation of input tax credit, तो जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने एक स्टडी कमीशन की थी जिसमें हमने असिस्ट किया था। तो उसमें जो 30 बड़ी कंपनियां थी, उसमें हमने देखा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट हो रही है, और इंडस्ट्री का 1500 से 2000 करोड़ रुपया इस तरह से स्ट्रकअप हो गया है। उसका मेन कारण यह है कि रफ डायमंड और पॉलिश डायमंड पे जो जीएसटी रेट है वो तो 0.25% है, लेकिन कुछ जो सर्विसेज है उसके ऊपर जीएसटी रेट 18% या 5% है। जैसे जॉब वर्क चार्जेस पे 5% है, सर्टिफिकेशन एंड ग्रेडेशन चार्जेस, तो जीआईए है या दूसरी जो लेबोरेटरीज है, उसके जब सर्टिफिकेशन ग्रेडेशन करते हैं उस पर 18% है, इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल फीस है, रेंट है, कई चीजों पे 18% टैक्स है। तो इवन अगर 3 और 4% ऑफ योर टर्नओवर इज दैट, और अगर आप उस पर 18% गिनते हैं तो 0.72% हो जाता है। तो ये एक हर साल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो जाती है, और अगर आपका 100% एक्सपोर्ट नहीं है, आपका डोमेस्टिक सेल और डोमेस्टिक एक्सपोर्ट, आपका डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दोनों बिजनेस है, तो रिफंड्स आर गेटिंग रेस्ट्रिक्टेड। जो कंप्यूटेशन फॉर्मूला है उसके हिसाब से आपको रिफंड जो सर्विसेज के ऊपर है उसका रिफंड आपको नहीं मिलता है। तो ये इसकी वजह से कंटिन्यूसली जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट एक्यूमुलेट हो रही है। तो इसमें कुछ जो चीजें अभी ट्राई कर रहे, काउंसिल भी उसके लिए कोशिश कर रही है कि कंसिडर अलाउइंग रिफंड ऑफ इनपुट सर्विसेज अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। जैसे ये मेनली जब हुआ था कि उसके पहले इवन जॉब वर्क चार्जेस पे शुरू में 18% रेट थी, तो वो टाइम में कुछ एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद में रेट रिडक्शन 5% होने के बावजूद भी कंटिन्यूस एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो उस वक्त का एक वन टाइम रिफंड अगर अलाउ करें, और या अगर कट एंड पॉलिश डायमंड पे रेट अगर 1% या 1.5% होती है, जो जॉब वर्क पे भी अगर वो 5% को रिड्यूस करके 1.5% करते हैं अगर, तो इस तरीके से ओवरऑल जो एप्लीकेबिलिटी है वो कम हो सकती है। एक जो अगला मुद्दा है वो है ई इनवॉइसिंग, जो कि अभी रिसेंटली एप्लीकेबल हो गया था कि जिन कंपनीज का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, इंक्लूडिंग डायमंड एंड ज्वेलरी प्लेयर्स, $7 मिलियन से ज्यादा है, उनके लिए भी ई इनवॉइसिंग कंपलसरी हो गया है। तो जब भी आप इनवॉइस रेज करते हैं तो ई इनवॉइस आप भले अपना जो ईआरपी सिस्टम को यूज करें, और ज्यादातर ईआरपी सिस्टम में भी ई इनवॉइसिंग की फैसिलिटी भी आ गई है, लेकिन आपको ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इनवॉइस जनरेट होगा। ये पूरा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है ट्रैकिंग करने के लिए, तो ये जरूरी है कि आप कंपनीज इस चीज को फॉलो करें।
और जहां तक मैं समझता हूँ ज्यादातर कंपनीज इसके बारे में ऑलरेडी उन्होंने एक्शन ले चुके हैं। तो अपार्ट फ्रॉम द invoices, the tax invoices, even debit note, credit notes, and other documents also require e-invoicing. And transactions where e-invoicing is applicable, आपका B2B supplies, मतलब बिजनेस टू बिजनेस या एक्सपोर्ट्स, SEZ सेल और डीम्ड एक्सपोर्ट, ये इन सब चीजों में आपको ई-इनवॉइसिंग कंपलसरी है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई-इनवॉइसिंग, जो कई चीजों में नहीं एप्लीकेबल है, SEZ यूनिट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है और डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये कुछ बिजनेसेस में एप्लीकेबल नहीं है अभी। लेकिन ज्यादातर डायमंड इंडस्ट्री में 50 करोड़ का टर्नओवर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए सब एंटिटीज में ई-इनवॉइसिंग अभी मैंडेटरी होगी। एक जो दूसरा अभी जो बहुत ही रिसेंटली स्कीम अनाउंस हुई है वो है रेमिशन ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। तो ये 4 मार्च 2020 से चालू हुआ था इसके बारे में डिस्कशन, और उसके बाद में 1 जनवरी 2021 को स्कीम नोटिफाई हो गई थी, लेकिन रेट्स और गाइडलाइंस अभी जब रिसेंटली इशू हुई है। तो इसमें जो लॉजिक ये है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ एम्बेडेड टैक्सेस एंड ड्यूटीज अभी भी उसमें है आपके इनपुट साइड में। जैसे जीएसटी की जो इनपुट एज क्रेडिट है वो तो आपको क्रेडिट मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे टैक्सेस और ड्यूटीज हैं जिसके आपको क्रेडिट नहीं मिलती, और उसका एक्सपोर्टर को बेनिफिट देने के लिए ये स्कीम उन्होंने अनाउंस की है। और जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अभी प्रैक्टिस है कि कंट्रीज एक्सपोर्ट को सब्सिडाइज नहीं कर सकती, मतलब दे कैन गिव मेक इट एट पार बट दे कैन नॉट डू सब्सिडाइजेशन। तो ये गवर्नमेंट ऐसा समझती है कि ये WTO कंप्लायंट स्कीम है, बिकॉज जो उन्होंने पूरा स्टडी करके कि सेक्टर में एम्बेडेड टैक्स कितना है, अगर आप 100 करोड़ का डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें आपका एम्बेडेड टैक्स, मतलब जिसका क्रेडिट नहीं अवेलेबल है, ऐसा कितना अमाउंट है, उतना आपको ये स्कीम में आपको इंसेंटिव मिलेगा। और ये जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट करके मिलेगा, जिसको एज अ परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, और इसमें पूरा डिजिटल है, इसमें कोई डिपार्टमेंटल इंटरफेस नहीं है। इस तरह से गवर्नमेंट ने इसको स्कीम को अनाउंस किया है। और जो टैक्सेस गवर्नमेंट समझती है कि इसमें कवर हो रहे हैं, जैसे सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस ऑन फ्यूल, जैसे भी आप पेट्रोल या जो भी फ्यूल वगैरह यूज करते हैं उसका आपको GST में क्रेडिट नहीं मिलता, या आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की आपको क्रेडिट नहीं मिलती। सिमिलरली स्टैम्प ड्यूटी, टोल टैक्स वगैरह का ड्यूटी आपको नहीं, उसमें जो आपको जो टैक्स लग रहा है उसकी आपको क्रेडिट नहीं मिल रही है। एम्बेडेड CGST एंड SGST ऑन परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करते हैं तो वो उसने अगर कुछ GST भरा होगा तो उसका क्रेडिट आपको पास ऑन नहीं कर सकता है। तो ऐसी गवर्नमेंट ने ये सब स्टडी करके कि ये टैक्सेस का टर्नओवर का परसेंटेज कितना है, उन्होंने ये स्कीम अनाउंस की है। तो कई सेक्टर में तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, लेकिन डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो रेट्स है ये जरूर आपको थोड़ी निराशा होगी, मैं जहां तक समझता हूँ, क्योंकि आप अगर देखेंगे कैटेगरी जो 71 में नेचुरल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड एंड ज्वेलरी, द रेट इज ओनली 0.01%, which means if you do 100 crores of export you just get 1 lakh rupees, or if you are doing like 1000 crore you will get 10 lakh rupees. So I mean it is probably, but earlier of course it was not covered. The diamond jewelry industry got covered for the first time. That is a good news, but I don't know how exciting this is and the administration and cost of doing all this, but definitely we hope that it is a beginning and probably the rate can go up a little bit more, because we all know that some of these items like stamp duty, fuel and other embedded taxes are definitely more than this amount. एक अभी जो ये आखिरी मेरा उसमें स्लाइड है, नई लेबर कोड जो आपको मालूम होगा कि 4 नई लेबर कोड अभी आज की तारीख में कुछ 43 लेबर लॉज है। गवर्नमेंट उसको सबको कंसोलिडेट करके उसको मेनली 4 कोड्स में डिवाइड कर रही है उसको, और ये ऑलरेडी
दोनों मतलब पार्लियामेंट में भी पास हो गया, प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिया है, लेकिन इसकी डेट अभी नोटिफाई नहीं हुई है। पहले 1 अप्रैल 2021 की डेट टारगेटेड थी, लेकिन कई वजहों से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी पार्टिसिपेशन चाहिए। बट इफ दिस हैपन्स, बिकॉज डायमंड इंडस्ट्री इज यूजिंग सच अ लार्ज वर्कफोर्स, डायमंड इंडस्ट्री में कई कंपनीज में 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन इसका हो सकता है। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको रीड्राफ्ट करने पड़ेंगे, कई कंडीशंस उसमें जो है वो अलग है पहले के जो लेबर लॉस थे उससे। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि 50% ऑफ द रेम्यूनरेशन हैज टू बी सब्जेक्ट टू प्रोविडेंट फंड एंड ESI। योर बेस रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी बिलो, द बेसिक रेम्यूनरेशन कैन नॉट बी बिलो दैट। तो आज की तारीख में कई कम केसेस में वो 20 to 30% है, तो अगर 50% पे हो जाता है तो आउटफ्लो बहुत बढ़ सकता है। इसके बारे में इंडस्ट्रीज ने रिप्रेजेंट भी किया है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। सिमिलरली ग्रेच्युटी लायबिलिटी, जो लोग 5 साल से ज्यादा काम करते हैं उसकी जो ग्रेच्युटी लायबिलिटी है वो भी बेस इफेक्ट बढ़ने की वजह से सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है, और अगर रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल है तो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सब दोनों पॉइंट्स को लेके काफी इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है उन्होंने गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इंडस्ट्री को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली इसमें क्या होता है। ये नई लेबर कोड में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी कवर किया है। गिग इकोनॉमी, जो गिग इकोनॉमी बोलते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे स्विगी है या ओला है, ये लोग अभी फिक्स्ड एम्प्लॉयज नहीं रखते। लाइक डिलीवरी बॉयज आर गेटिंग पेड पर डिलीवरी, और दी ओला उबर पर ट्रेवल उसका परसेंटेज उसको मिलता है। तो ये नई गिग इकोनॉमी जिसको बोलते हैं वो भी इसमें कवर्ड है। और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, एक जो सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बात है कि अभी फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट भी अलाउड है। तो आप instead of regular employment you can also have fixed term employment, which anyway is they've already allowed this at present also now, even without the labor code coming into force. But the implementation is uncertain given the condition of the farm bills and other situation. I don't know whether government want to rake up the labor as a segment, because workers is an important community, and industry representation. Maybe Mr. Sabyasachi can enlighten us in terms of what are the recent government thinking on this. But this is an important development. So this is from my side. I wanted to share these developments. Would be happy to answer any questions which you might have. Thank you so much, sir. आपके इस सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि काफी कुछ जो मेंबर्स के डाउट्स और इस तरह की जो प्रश्न कुछ थे इस प्रेजेंटेशन के द्वारा निश्चित तौर पे उन्हें इससे मदद मिली होगी। तो ईडी सर, आप अभी इस वक्त अवेलेबल हो पा रहे हैं क्या, कि अभी आप वेबिनार में ही हैं? तो सर मुझे लगता है कि वो मिनिस्ट्री की जो मीटिंग चल रही है उसमें कंटिन्यूअस आप लगे हुए हैं। तो जैसे आपने बताया सर कि हमारी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने का जो है आपने एग्जांपल दिया, तो मैं सर उसमें जानना चाहूंगा, थोड़ा इसको प्रॉपर इलोबरेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप डायमंड हब में बैठे हैं, सूरत कर सकते हैं कि कटिंग एंड पॉलिशिंग की छोटे डायमंड्स की के हिसाब से राजधानी जैसी है, कैपिटल है, तो किस तरह से टेक्नोलॉजी का हम उपयोग जो आप एग्जाम्पल दे रहे थे उसको हम अपने सेक्टर्स के लिए कर सकते हैं? ये आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि नॉर्मली एक ऐसा बिलीफ था कि अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो बड़ी कंपनी वो बिजनेस कर सकती है, क्योंकि आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, आपको जो होलसेल रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए, वो जो छोटी कंपनीज है उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो ई कॉमर्स बिजनेसेस में, या जो जैसे आज कोई छोटी से छोटी कंपनी भी अपना प्रोडक्ट आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या इस पर उसको रख सकते हैं, तो एंड यू कैन रीच द होल वर्ल्ड। यू डोंट हैव टू, पहले जो आपका मार्केट था वो लिमिटेड था, फिजिकल मार्केट। अगर आपकी शॉप है पर्टिकुलर एरिया में तो पर्टिकुलर एरिया के कस्टमर आएंगे। द इंटरनेट एंड ई कॉमर्स हैज ओपन्ड द होल वर्ल्ड टू इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ द बिजनेसेस। अगर आपके पास में कोई वर्थवाइल चीज है, अब ये सब इतनी छोटी कंपनीज इतने कमती वक्त में इतनी बड़ी कैसे हो गई? आज बाईजूस का अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई भी स्टूडेंट इंडिया में कहीं पे भी उसको लॉग इन कर सकता है। उसके लिए कोई उनको वहां पे लोकल ऑफिस या सेल्स एजेंट की जरूरत नहीं है, या फिजिकल स्कूल की जरूरत नहीं है। तो
ये जो टेक्नोलॉजी यूज करके you can reach the whole world, you can reach not only India, you can reach other parts of the world. As you rightly, I think earlier mentioned that GJEPC has tied up with eBay, which is a great thing. I think people can really onboard onto that. These are marketplaces, these are digital marketplaces. जैसे एक तो physical mall होता है, ये एक electronic mall है और पूरी दुनिया इसमें आ सकती है. तो इसमें एक बहुत बड़ी संभावना मेरे ख्याल से छोटे छोटे बिजनेस के लिए पॉसिबल है, provided you have something to offer. Are you able to offer a unique product? Are you able to offer a better value? And are you able to communicate that? Even I'll tell you the example, like if you look at the music albums. आज अभी छोटा से छोटा म्यूजिक परफॉर्मर आर्टिस्ट है तो suddenly overnight he can become a superstar because he can reach through YouTube any part of the world. So I think this power of internet and technology and ability to reach the consumers is a big power, and diamond jewelry is sold all over the world. So you have to define your own niche. जैसे अभी आज से कुछ वक्त पहले अपन सोच भी नहीं सकते थे कि जैसे स्विगी है कि घर घर में डिलीवरी एक रेस्टोरेंट वाला खाली रेस्टोरेंट में सर्व कर सकता था. आज रेस्टोरेंट वाला टाई अप करके बॉम्बे के किसी भी जगह पे वो सर्विस कर सकता है. तो ये आपकी इंडस्ट्री में भी आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, छोटे बिजनेस में उसका बेनिफिट ले सकते हैं. सर एक प्रश्न आया था हमारे पास में Q&A में, can we get income tax benefit under trading companies under 115BAB? नहीं, इसमें देखिए वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बेनिफिट है. जो नहीं जो आप अगर 17% टैक्स रेट की बात कर रहे हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है. जो लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 25% वो सभी के लिए, ट्रेडिंग कंपनीज भी उसमें एलिजिबल है. तो जैसे मैं उस अगर आप चाहें तो स्लाइड पे वापस जा सकता हूँ. हाँ सर. सर एक बार जरा उसको डिटेल में ब्रीफ कर देंगे तो मुझे लगता है और भी क्लैरिटी हो पाएगी. आप अगर ये देखेंगे इसमें दो अलग अलग टैक्स रेट है. एक है जो 25.17% जो सेक्शन 115BAA में है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है. ये ट्रेडिंग कंपनीज भी कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी कर सकती है, लेकिन कंपनी होना जरूरी है. पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इसका बेनिफिट है, LLP इसका बेनिफिट नहीं ले सकती. और जो 17% वाली जो रेट है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए. I hope it answers the question. सर एक दूसरा भी क्वेश्चन था, if a overseas company sold online good for us in the Indian market, then what tax impact and liabilities will be for us? So if the online company sells it, they will, as we talked about, if it is an online sale and not a physical sale, मतलब online through e-auction, e-tender, whatever, and you are buying online and making payment also, or it is facilitated by that, by online sale purchase, payment might be made through banking channel also. तो एक तो 2% इक्वलाइजेशन लेवी वो आपको बाहर वाली जो कंपनी ऑक्शन कर रही है या ऑनलाइन सेल कर रही है वो आपको लगा के बेचेगी. तो आपको कंप्लाई नहीं करना है, लेकिन आपके लिए वो एडिशनल कॉस्ट हो गई. और दूसरा, जब गुड्स इंपोर्ट आप जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के ऊपर जो नॉर्मल ड्यूटी एप्लीकेबल है, जो डायमंड में आपको कस्टम्स ड्यूटी, in case of diamond and gold and all the custom duty and the IGST, that will be applicable on the import. सर एक दूसरा क्वेश्चन था, manufacturing companies have to manufacture 100% or 70 to 75% manufacturer, and balance trading companies also eligible. So trading companies are not eligible, that is for sure. Only trade it, but a manufacturing company need not be. जो भी है, जो 15 आप जो 17% टैक्स रेट की बात कर रहे हैं, उसमें एक्सपोर्ट की कंडीशन नहीं है. आप डोमेस्टिक सेल भी कर सकते हैं, उसमें कोई मतलब 75% का भी जरूरत नहीं है. अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो एलिजिबल है. जो ये इसके लिए आपको एक्सपोर्ट कोई सर्टेन परसेंटेज करने की जरूरत नहीं है. वो बेनिफिट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो टैक्स हॉलिडे थी
वो भी नहीं अवेलेबल है। जो 10AA की टैक्स हॉलिडे थी पहले की, किसी की अगर टैक्स हॉलिडे थे, अगर उसको एलिजिबल थी और 15 साल का पीरियड खत्म नहीं हुआ तो वो अनएक्सपायर्ड पीरियड तक उसको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, पर नई कंपनीज को भी वो बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। सर जहां तक इस क्वेश्चन को हम समझ पा रहे थे उसमें इनका कहना यह है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है अगर 100% मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो ये बेनिफिट्स मिलेगा, या अगर वो 70 से 75% तक ही मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही है और बाकी ट्रेडिंग कर रही है तो ऐसे लोग भी, ऐसी कंपनीज भी एलिजिबल होंगी? नहीं, उसमें कंडीशन है कि वो कंपनी में सिर्फ एक ही एक्टिविटी होनी चाहिए, वो मैन्युफैक्चरिंग की। ओके सर। भले वो एक्सपोर्ट हो या डोमेस्टिक हो वो ठीक है, लेकिन आप ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू। सर एक और भी क्वेश्चन है हमारे सामने। वी हैव एस्टैब्लिश ए न्यू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि इन्होंने मार्च 2020 में एस्टैब्लिश करी है, बट ऑल एम्प्लॉइज and our customers are from our old proprietary firm. Should we go for 17.16% tax regime? नहीं, इसमें देखिए एक स्पेसिफिक कंडीशन है सेक्शन में, आप अगर डिटेल में पढ़ेंगे कि इट शुड, द न्यू यूनिट शुड नॉट बी सेटअप बाय रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। और आपकी जो मशीनरी है वो 80% मशीनरी नहीं होनी चाहिए, 20% पुरानी हो सकती है, 80% मशीन नहीं होनी चाहिए। और आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस का वो रीस्ट्रक्चरिंग करके नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके वही कस्टमर हैं, वही सप्लायर्स हैं, वही एम्प्लॉइज हैं, तो वो एलिजिबल नहीं होगा, बिकॉज द बेनिफिट इज अवेलेबल टू न्यू यूनिट। गवर्नमेंट वांट्स न्यू मैन्युफैक्चरिंग, नॉट द एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू मूव टू अ न्यू कंपनी। डॉक्टर सर मुझे लगता है कि आपने जो भी प्रश्न अभी तक हमारे पास में आए थे उसका लोगों की सेटिस्फेक्शंस के अनुसार आंसर्स आपकी तरफ से आए हैं, और जो मेंबर्स यहाँ अभी भी मैं देख रहा हूँ लगातार लोग जुड़ भी रहे हैं। तो चूंकि अभी एक 5-7 मिनट्स का जो हमारा प्रेजेंटेशन है गोदरेज की तरफ से, तो निश्चित तौर पे सुराना सर हम आपको फिर संपर्क में आएंगे, और एक बार हम चाहेंगे क्योंकि अभी जो नए नए बदलाव और नई चीजें आई है उसके साथ में एक बार जुड़ने का हमें मौका मिले, और फिर मैं आपको अपने मेंबर से कनेक्ट करूं, क्योंकि आज का जो सिचुएशन था, जिस तरह से हमारी एक्टिविटीज IIJ शो प्लस अवार्ड फंक्शन अभी सूरत में होने जा रहा है, इस तरह को देखते हुए काफी मेंबर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए हैं जो कि पोटेंशियल मेंबर्स है। तो आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर सर आपको एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। तो मैं सर एक बार फिर से आपको धन्यवाद देता हूँ GJPC की तरफ से, हमारे जो कमेटी है उनकी तरफ से और हमारे डायरेक्टर की तरफ से, और मैं गोदरेज के श्री रतन थापा जी से आग्रह करूंगा कि सर आपके पास में जो भी हमारे मेंबर्स के लिए गोदरेज की जो बेहतरीन सेवाएं या बेनिफिट्स रिलेटेड जो स्कीम्स हैं, आप कृपया उसकी प्रस्तुति दें। और फिर जो है अगर इस दौरान भी कोई प्रश्न मेंबर्स के हों तो मैं कहूंगा कि Q&A में आप अपने प्रश्न पूछते रहिए, और डॉक्टर सर से, सुराना सर से मैं निवेदन करूंगा कि सर थोड़े समय तक आप बने रहें, क्योंकि प्रश्न मुझे आ ही रहे हैं। अगर प्रोग्राम के अंत में समय ने परमिशन दी तो हम निश्चित तौर पे चाहेंगे कि 1-2 प्रश्नों को हम और भी ले लें सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। रतन जी प्लीज आप जो है अब अपना प्रेजेंटेशन करें सर। सर जी नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी ज्वेलरी भाइयों का फिर से स्वागत। डेफिनेटली आज जो हमारा ये वेबिनार है, सी आई विल जस्ट टॉक ऑन दी सिक्योरिटी एस्पेक्ट और सिक्योरिटी ओवरव्यू, एंड आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट एक्चुअली थोड़ा हमको अपने सुरक्षा हेतु अपग्रेडेशन के बारे में अपडेशन होना बहुत जरूरी है। तो उसी सिलसिले में एक्चुअली आई विल जस्ट मूव अहेड। डेफिनेटली सर, गोदरेज ये जो परिसर है ये आपको एरियल व्यू में दिखता है, ये हमारे विक्रोली मुंबई में स्थित है। तो डेफिनेटली हम अपने आप को 125 साल जवान कंपनी हम सोचते हैं, क्योंकि अभी हमको बहुत आगे करना है। और आपको गोदरेज के बारे में इतने ज़्यादा जानकारी आपको तो होगा ही। तो डेफिनेटली ग्लोबल ऑपरेशन है हमारा 16 कंट्रीज में। वी आर एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट्स इन 60 कंट्रीज apart from our presence in 16 zone countries. Definitely manufacturing setup in India and overseas, और 21,000 गोदरेज परिवार जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हैं जो 1750 एकड़ का जगह हमने डेडिकेटेड रखा हुआ है मुंबई परिसर में। और ये जो जगह है इसको हम कहते हैं लंग्स ऑफ मुंबई। ये आपको प्योर ऑक्सीजन देता है। बोलने का मकसद ये है कि आज
हम लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी एक कमिटमेंट क्या कर रहे हैं टुवर्ड्स सोसाइटी। अभी एक्चुअली हमारे सुरेश जी ने बताया था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल कंपनी व्हाट वी आर डूइंग, सो दिस इज व्हाट गोदरेज इज डूइंग। कि जब भी आप गोदरेज के प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप देश की सेवा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सपोर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। डेफिनेटली गोदरेज ग्रीन पॉलिसी हमने अपनाया है। गोदरेज हैड बीन पायनियर, सबसे पहला जो ग्रीन बिल्डिंग इस देश में बना है CII हैदराबाद का, वो गोदरेज ने ही बनाया है। डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं एज अ कम से कम 25% जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि दिस शुड पास थ्रू दी गो ग्रीन। और दूसरा, अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 लाख से ज्यादा लोगों को हमने रोजगार दिया है, उनको नया शैली, नया टेक्निकल नॉलेज दिया है, जिसके कारण देश में हम लोग प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही कि कहीं ना कहीं जब भी आप गोदरेज का प्रोडक्ट लेते हैं, सो यू आर इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द नेशन। सो ऐसा हमने बहुत सारे पॉलिसीज में हमने अपना साइन किया है। हमारे जो मैनेजमेंट है, दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग। ये आप देख रहे हैं बिकॉज सिंस यू आर एक्सपोर्टिंग योर प्रोडक्ट्स टू ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो जब एक कंपनी को यूरोप में जाना पड़ता है, गोदरेज जैसा कंपनी को, तो वहाँ यूरोपियन नॉर्म्स के अनुसार हमको अलाइन होना पड़ता है। वहाँ यूरोपियन फैक्ट्री से हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाई करना पड़ता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है इट इज ऑफ इंटरनेशनल क्वालिटी। आप USA बोलिए या नॉर्वे बोलिए, स्वीडन, रशिया, ऑल अक्रॉस एक्चुअली द प्रोडक्ट हैज बीन गोइंग थ्रू। कोई भी चीज आप सिक्योरिटी का लेते हैं, सबसे पहला एक्चुअली ये 5D का होना बहुत जरूरी है। डिफेंड, डिले, डिनाई, डिटेक्ट, डिटर। डिफेंड यानी एक्चुअली जब भी आप एक प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट में इतना क्षमता क्या है जो वो फाइट कर सके। कोई भी अगर तिजोरी लेते हैं तो 30 मिनट 1 घंटा का वो रेजिस्ट करे, वो अपने आप में उतनी क्षमता हो कि वो लड़ पाए एनी काइंड ऑफ टूल अटैक। डिले मतलब वो इतना समय तक एक्चुअली उसमें क्षमता हो ताकि उसके पास हेल्प पहुंच सके। डिनाई, डेफिनेटली वो ऑथराइज्ड आदमी को ही अंदर आने दे। जैसा आप कैमरा लगाते हैं, अलार्म सिस्टम लगाते हैं, वॉट एवर सिक्योरिटी यू आर पुटिंग इट, सो दिस 5D इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ 3S जो आज के माध्यम में, आज के माहौल में जो हम पैंडेमिक जिसको हम बोलते हैं, इन द न्यू नॉर्मल, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, स्कैनिंग, दिस इज मस्ट। तो ये जो बन के बनता है सुरक्षा चक्र। See here I am going very fast because of the time constraint. I have got lot of things to cover, but जितना मैं क्रिस्प में आपको समझा सकूं, जितना फास्ट समझा सकूं, I am doing it. So obviously ये 3S के अलावा जो है सिक्योरिटी, ये बनता है सुरक्षा चक्र। So मैं ज्यादा गाइडलाइंस इसमें नहीं जा रहा हूँ, you people are aware, but here it's a small video. This talks about today new normal on the jewelry front. थापा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है सर, अब आ रही है, बोलिए, कंटिन्यू करिए आप। अगर आपकी इस वीडियो में कोई आवाज का कॉन्सेप्ट है तो एग्जैक्टली वीडियो से भी आवाज, वीडियो को आवाज नहीं आ रही? नहीं, वॉइस इज नॉट कमिंग? नहीं जी, प्ले हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। Just going fast. Definitely scanning at entry place. What we have got to offer is cameras. आपको शोरूम के बाहर जो बड़ा परिसर है, there we are giving this thermal camera. इसमें 2 cameras होंगे. One will monitor the movement, the other will be monitoring the temperature. Definitely कोई भी आदमी अगर मास्क लेके आएगा, so automatically it will give an indication that please आप अपना मास्क उतारिए और अपना चेहरा दिखाइए. So all these things are available. This is the new product which we can keep it outside the premises.
ये KYT है, नो योर टेम्परेचर। तो आपके डोर में, आपके एंट्रेंस में एज अ प्लग एंड प्ले, ये जस्ट आप जैसा आप घड़ी लगाते हैं वॉल क्लॉक, वैसा आपको लगाना है। तो कोई भी आदमी आएगा प्रीमाइसेस के अंदर, तो ही विल जस्ट पुट द wrist, और ये ऐसा इंडिकेटर आपको दिखेगा। दिस इज नॉट वेरी कॉस्टली, ये 15-18 हजार रुपए में आता है। एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज नाउ अभी सब स्टोर्स एंड पीपल मूवमेंट चालू हो गया है। सो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट विच गोदरेज हैज डेवलप्ड फॉर द पैंडेमिक। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ऐसा अलार्म आएगा। आई होप डेफिनेटली सैनिटाइजेशन। ये दूसरा है, इन केस ऑफ एंट्री वी हैव गॉट दिस ट्राइपॉड। आदमी जो भी प्रीमाइसेस के अंदर आता है, you just have to first sanitize, then get inside. So these are some of the offerings I have given. ये एक हमने सैनिटाइजेशन बॉक्स किया है। सर वीडियोस की आवाज आपकी नहीं आ रही किसी में भी। हम तो आवाज नहीं आ रही है। उसमें शेयर सॉन्ग Godrej है, बिल्कुल सेफ है। Bring home the Godrej UV case and stay virus free. The voice is coming, sir? यस, अब आ रही है। So anyway, this is the sanitation box wherein 99.9% the COVID virus is getting killed. इसमें विशेषता ये है गोदरेज और बाकी सब कंपनी में, इसमें फायदा ये कि दिस इज अप्रूव्ड बाय CSIR ICMR लैबोरेटरी, ओनली प्रोडक्ट विच इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। जैसा हम लोग BIS का आज मुख्य प्रमाण हम दे रहे हैं, वैसा दिस इज ऑल्सो बीइंग अप्रूव्ड एंड टेस्टेड बाय द गवर्नमेंट लैबोरेटरीज। और इसमें यह है कि इट वर्क्स ऑन अ UV लाइट, और UV लाइट का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट तो कैंसर होने की संभावना होता है। सो वी गारंटी यू, वी आर सर्टिफाइंग दैट प्रोडक्ट दैट देयर इज ऑटो कट ऑफ। सो अगर प्रोडक्ट सर्टिफाई है दैट मीन्स इट इज गारंटेड। सो इसमें आने वाले जो भी वायरस है या बैक्टीरिया है या थर्ड वेव है, ऑल दिस विल बी टैकल्ड। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। अगेन ज्वेलरी में ये काम इसलिए आएगा क्योंकि दे प्रीफर, लोगों को मतलब पहन के देखने का एक ट्रेंड है। दे फर्स्ट सी बाय वेयरिंग ऑन द नेक और रिंग, जो भी है हाथ में लगाना, गले में लगाना, फिर बाद में उसको सैनिटाइज करना जरूरी है। कुछ भ्रम, लेट अस ब्रेक सम बैरियर, जो हमारे परंपरागत जो भ्रम थे आज हम उसको दूर करेंगे। वो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके पास सही शैली हो, समय हो और सेफ तक पहुंचने का एक्सेस हो और आप सही तरीके का टूल वापरते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई भी चीज बना नहीं है जिसको तोड़ा नहीं जाता है। अगर कोई भी कंपनी आपको एक दावा देता है या एक आपको ऐसा कहता है कि बाबा ये आप लीजिए प्रोडक्ट, दिस इज 100% प्रूफ, तो ऐसा कोई होता नहीं है। और आज हम लोग एक जो वर्ड है प्रूफ, उसको अपने माइंड से निकालना है। देयर इज नथिंग लाइक प्रूफ। ऐसा दुनिया में कोई भी चीज बना नहीं है जिसको तोड़ा या फोड़ा नहीं जाए। कोई बोलता है कि ये वाटर प्रूफ है, कोई बोलता है कि फायर प्रूफ है। सो देयर इज नथिंग लाइक प्रूफ, इट इज ओनली रेजिस्टेंट, इट विल रेजिस्ट टू सम एक्सटेंट। सो दैट इज वेयर एक्चुअली द सर्टिफिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट आज के माध्यम में, आज के माहौल में चोरों ने अपने आप को, टूल्स को अपग्रेड किया है। आज गैस कटर सिलेंडर लेके जाते हैं एक स्कूल के बैग के बस्ते में, तो अगर उसके पास ये अपग्रेडेड टूल होगा तो जो पुरानी तिजोरी है वो 5 मिनट नहीं लगेगा कट होने के लिए। तो हमको अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। जब लोग सेफ लेने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि चलो यार इसमें वजन है, अगर ज्यादा वजन इसका मतलब इसमें ज्यादा मजबूती। तो आज वो हम ज्यादा वजन सेफ में क्या होता है ये देखिए, क्योंकि सेफ के अंदर क्या भरा है, हलवा है, सीमेंट है, रेती है, मिट्टी है, ये बाहर से हमको समझ में नहीं आता। जब कभी कोई इंसिडेंट होता है, then only we came to understand what is the true value of the seed.
कितनी आसानी से आप देख पा रहे हैं। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ कि अभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो चुका है, पीपल आर यूजिंग लॉट ऑफ न्यू मटेरियल, और जो हमारा सेफ है टेस्टेड, दिस इज व्हाट इट इज। ये पावर ड्रिल से एक्चुअली सेफ को काटा जा रहा है, एंड दिस इज बीइंग डन इन फ्रंट ऑफ BIS ऑफिशियल। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना वक्त लगता है एक सेफ को काटने के लिए, गोदरेज का अगर तिजोरी हो। सो डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स आर बीइंग यूज्ड। अगर आपने देखा, पहला पावर ड्रिल यूज किया है, गैस कटर यूज किया है, ठीक है। सो आई एम जस्ट मूविंग फास्ट। जो आज के माहौल में, या लोग बैंक हो या ज्वेलर हो, जो आज तक जो सेफ ले रहे थे वो C कैटेगरी का सेफ है। C कैटेगरी का सेफ यानी क्या है, जो दरवाजा है, सेफ का दरवाजा है, उसमें रेजिस्टेंस पावर जो हो वो 30 मिनट का होगा, और बाकी के जो साइड है वो 5 मिनट का है, और इसमें फायर रेजिस्टिंग जो है वो 30 मिनट का होगा। तो ये हम लोग कल तक सेफ ले रहे थे, या आप ये समझिए थे कि अब तक सेफ ले रहे थे, लेकिन ये सेफ इतना मजबूत नहीं है जितना आज के टूल अटैक को रेजिस्ट कर सके। तो हमको अपना सेफ को बदलना पड़ेगा, हमको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, ताकि वो आज के अटैक को झेल पाए। सो ये डिफरेंट कैटेगरी ऑफ सेफ है, ये हमने नहीं दिया है, दिस हैज बीन इसका जो ये नामांकन किया गया है, इट इज बीन डन बाय BIS। तो एटलीस्ट मिनिमम आपको BB कैटेगरी यानी 15 मिनट फॉर टॉर्च एंड टूल रेजिस्टेंस का सेफ लेने का जरूरी है। सेफ में क्या क्या होता है, ये जस्ट एक डायग्राम है। डेफिनेटली जैसा एक्चुअली मैंने जब मैं सुरेश जी का प्रेजेंटेशन देख रहा था, तो वो बात कर रहे थे ज्वेल टेक के बारे में, फिन टेक के बारे में। मैं चाहूंगा कि हम लोग सेफ टेक के बारे में बात करें, वेरिन एक्चुअली जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि अपग्रेड अपडेशन। तो हम अपने सेफ को इंटेलिजेंट कैसा बनाएं, कैसा सेफ को स्मार्ट बनाएं, उसका एक छोटा सा वीडियो है, ये आप देखिए। ये आज के काल का नया सेफ, न्यू एज सेफ है। ये वीडियो विल गिव यू। जो अच्छा था वो अब और बेहतर बन गया है, जो मजबूत था वो अब बन गया है और भी मजबूत, और जो सुरक्षित था वो बन गया है और ज्यादा सुरक्षित। पेश है सुरक्षा में सबसे बेहतर गोदरेज डिफेंडर न्यूट्रॉनिक सेफ। इसलिए तो समझदार लोग अपनी कीमती चीजें सुरक्षित रखने के लिए भरोसा करते हैं सिर्फ गोदरेज डिफेंडर न्यूट्रॉनिक्स पर। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसकी काबिलियत पे शक है। वक्त आ गया है उन लोगों को ये दिखाने का कि कंट्रोल किसके हाथ में है। एक और बात है जो न्यूट्रॉनिक सेफ को स्पेशल बनाती है, इसका सीक्रेट फीचर। अब चोर को पता चलेगा कि डिफेंडर सेफ के साथ कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। आपा सर, मैं इस दौरान जब तक वीडियो चल रहा है, मैं आपसे निवेदन चोर का करूंगा खेल कि हमारे मेंबर्स आपकी कीमती चीजें अब सेफ है। जो बेनिफिट का इंसेंटिव है उसके बारे में आप प्लीज बता दीजिए। इंटेलिजेंस और स्मार्ट लुक्स का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो अब कीमती चीजों की सुरक्षा का सवाल हो तो जवाब के बारे में तो मेंबर्स को इन्फॉर्म कर ही रहे हैं। डिफेंडर न्यूट्रॉनिक्स के अलावा जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसके भी क्या ऑफर, क्या डिस्काउंट्स आप हमारे मेंबर्स को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट आपने देखा होगा, दिस इज इंटेलिजेंट सेफ, और ये न्यूट्रॉनिक्स है।
और अपने जो डे लाइट रॉबरीज हो रहे हैं तो उसको कैसे टैकल किया जाए उसके बारे में है। और ऐसा नहीं कि आपको नया सेफ ही लेना पड़े, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग गोदरेज सेफ है तो उसमें भी आप कैसा रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो है। आई एम नॉट टेकिंग मच क्वेश्चन, जो भी हम एंड में क्वेश्चंस लेंगे, बट सी दिस वीडियो। तो एग्जिस्टिंग सेफ को भी आप ये रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। इट वर्क्स ऑन अ वेरी बैटरी रिसीवर और ये entirely it is wireless. The system is totally wireless. डेफिनेटली ये हम लोग सेफ के बारे में बोल रहे हैं। अगर दरवाजे को अगर आपको स्ट्रांग बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग डोर में हम ये फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सेफ को तो हम चेंज कर सकते हैं लेकिन दरवाजा को हम निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर दरवाजा निकालेंगे तो हो सकता है क्योंकि एंटायर बिल्डिंग में कोलैप्स। तो इसमें हम लोग एग्जिस्टिंग आपके स्टोर में आके इसको हम रेट्रोफिट स्लैब डाल के हम इसको आज के जमाने का डोर, मतलब टूल रेजिस्टेंट से टॉर्च एंड टूल रेजिस्टेंट डोर हम बना सकते हैं। तो उसका ये वीडियो है, आप देख लीजिए इस तरीके से किया जाता है। तो आई एम गोइंग जस्ट फास्ट, टाइम कंस्ट्रेंट। नया क्या है, जैसा एक्चुअली मिथिलेश साहब बता रहे थे कि भैया नया क्या है हमारे जीजीएपीसी मेंबर्स के लिए, तो हमने एक नया सेफ निकाला है जिसको हम कहते हैं लीगेसी, जो 5 फुट का तिजोरी है। जो कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि इट इज स्लाइटली कॉस्टलियर, व्हाई डोंट वी हैव अ इकोनॉमिक मॉडल। तो ये लीगेसी सेफ बनाया हमने, इज वेरी गुड, विल सेंड यू द लिटरेचर। कुछ डबल डोर सेफ है, पहले जो तिजोरी थे कुछ 5 फुट 6 फुट के थे, अभी हम 8 फुट तक के तिजोरी दे सकते हैं। एक काउंटर सेफ भी हमने नया बनाया है, क्योंकि लोगों का ऐसा निवेदन था कि हमको काउंटर के लिए सेफ मांगता है, बार बार हम स्ट्रांग रूम में रख नहीं सकते हैं ये सब जेवरात। सो हम लोग को दिखाना है और नीचे तुरंत तिजोरी में रखना है। सो दिस इज दी डबल डोर सेफ हम बना रहे हैं, ये सब डायमेंशन है। सिमिलरली ज्वेलरी लोगों के लिए खास हमने दरवाजा बनाया है। पहले हम बैंकों के लिए देते थे, बट ज्वेलरी लोगों का एक निवेदन था कि हमारा स्टोर छोटा है, हमको इतना बड़ा स्ट्रांग रूम नहीं चाहिए, तो उनके अनुसार हमने ये छोटा सा दरवाजा बनाया है नया। और हमने एक नया की रिटर्न मैकेनिज्म निकाला है, जिसमें हम ड्रॉर्स देते हैं और ड्रॉर्स के साथ हम एक ही चाबी देते हैं। अगर ये आप देख रहे हैं इसमें 32 लॉकर्स है और 32 ड्रॉर्स है, तो 32 ड्रॉर्स का 32 चाबी नहीं, एक ही चाबी है, क्योंकि अगर कोई गन पॉइंट में आता है तो वो सिर्फ एक ही लॉकर खोल सकता है। और इसकी विशेषता ये है कि जब तक आप पूरी तरीके से बंद नहीं करेंगे तब तक आपको चाबी बाहर निकलेगा नहीं। डिफरेंट काइंड ऑफ लॉकिंग अरेंजमेंट्स आर देयर। बहुत लोगों ने एक्चुअली हमसे आग्रह किया था, सर हमको थोड़ा और सिक्योरिटी चाहिए अदर देन मैनुअल की। तो अपने पास डायल लॉक है, इलेक्ट्रॉनिक लॉक है, टाइम लॉक है, और ये जो लॉक दिख रहे हैं इसमें हम एक्चुअली बायोमेट्रिक लॉक दे सकते हैं। तो आपके एग्जिस्टिंग सेफ में भी हम ये सब अरेंजमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ज्वेलरी भाइयों के लिए खास नया क्या है, हमने टाई अप किया आईसीआईसीआई बैंक से। अगर आपको फाइनेंस का जरूरत है गोदरेज तिजोरी लेने के लिए, ये भी हमने अरेंजमेंट किया है। सो आप जब भी अगर आपको गोदरेज का तिजोरी जरूरत हो और पैसे का दिक्कत हो, सो वी कैन हैव दैट फ्लेक्सिबल ऑप्शन। Definitely we are coming to this special offer for GJEPC member, and thanks to actually the GJEPC team, उनका टाई अप से एक्चुअली खास करके ज्वेलरी भाइयों के लिए हमको एक सेमिनार और ऐसा अवेयरनेस करने का मौका मिलता है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस हमने रखा है, खास करके 20% डिस्काउंट ऑल अक्रॉस। जो भी GJEPC के मेंबर्स हैं, आप जस्ट आपका इंक्वायरी या आपका रिक्वायरमेंट उनके इसमें आप उनसे संपर्क कीजिए, and we'll ensure you will give you the best price and best service. थैंक यू सो मच थापा सर आपके इस ऑफर्स के लिए, और आपका नंबर और जो डिटेल्स हैं हम अपने मेंबर्स को शेयर करेंगे। मैं एक बार फिर से, चूंकि हमने समय की मर्यादा से हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, तो डॉक्टर सुराना जी का मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं। थापा सर आपका भी, और जो ऑडियंस से हमारे मेंबर्स जुड़े हैं आप सभी का। और
हम जल्दी ही फिर दूसरे किसी सेमिनार्स में मिलेंगे। जो मेंबर्स यहाँ जुड़े हैं मैं उनको बता दूं कि IIJS शो जो कि बेंगलोर में होने जा रहा है, आप जो है एज ए विजिटर्स अपने रजिस्ट्रेशन को समय से पहले करवा लें, जिससे कि वहाँ पे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं है और आप जिसे हर्डल फ्री अपनी एंट्री सुनिश्चित कर सकें। तो मैं सभी को एक बार फिर से GJPC की तरफ से अभिनंदन करते हुए और इस आश्वासन के साथ कि IIJS में भी आप सब शिरकत करेंगे, हम सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सुराना सर, पापा सर और हमारी कमेटी के MSME कन्वीनर श्री मनीष जीवानी जी, डायरेक्टर सभ्यसाची रे और हमारी कलीग्स मिनाली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू काउंसिल। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रेजेंटेशन आप हटा लीजिए अभी। थैंक यू सुराना सर, थैंक यू एक बार फिर से। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू मनाली। थैंक यू वर्षा। बाय 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 बाय। ये पांडे जी। हाँ सर। पांडे जी। हाँ सर, बोलिए सर। ये आपका अच्छा गया, हम देखा, लेकिन हम पार्टिसिपेट नहीं कर सके क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में और एक में चल रहा था। हाँ सर, एग्जैक्टली मुझे लास्ट मिनट में मैंने देखा, अभी हम मेल में तो समझ में आ गया कि आप वहाँ पे बिजी हो जाएंगे क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट सेमिनार था। वो तो 2 घंटा चला, 1000 आदमी था। हाँ सर, बिल्कुल, क्योंकि सारे एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल को उन्होंने सर्कुलेट किया था, मैंने देखा पूरा अभी। नहीं, और ये एक्चुअली हमारा टाइम और आई थी और वो सेक्रेटरी आगे था, वो तो दैट वे इट वाज वेरी गुड। हाँ सर, एग्जैक्टली हम भी उसमें ज्वाइन हमने पहले उसी में ज्वाइन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है साथ साथ में लाइन था हमारा पहले से। नहीं, ये क्या वो 11:30 बजे आगे क्या सुबह था 11:30 बजे, बाद में वो लोग ऐसा 3 बजे कर दिया है क्योंकि शायद अलका अरोड़ा को कुछ प्रॉब्लम था। ठीक है ना? अच्छा, ओके सर। वो आगे था नहीं, उसी के लिए आपको हम बोला, वो सुबह था, ये तो हमारे लिए परफेक्ट हो जाता था, लेकिन वो तो सुबह का 3 बजे कर दिया, तो हम उषा को बोला कि शायद ये देखो कंटिन्यू करें। ठीक है ना? ठीक है, चलिए, सी यू। सर्टेन चीजें जो आप पूछ सकते थे वो चीजें थी। हाँ, नहीं, सी यू नेक्स्ट टाइम। तो हमारा वो उसका प्लानिंग ठीक है। हाँ सर, बिल्कुल सर। अभी RODTP का जो है ना, RODTP का हम लोग ठीक से करते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। आपको लगता है सर 30th को जल्दी हो जाएगा, तो मैं थोड़ा आगे कर दूं उसको? नहीं, 30th को जल्दी हो जाएगा, हाँ आगे कर सकते हैं, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर देख लीजिए, नो इशू। 3 तारीख को कुछ मत कीजिए, 3 तारीख शायद कॉमर्स आ रहा है, 3 तारीख को मत कीजिए। ठीक है, ठीक है सर, मैं करता हूँ सर। और 31 को हम बेंगलोर जा रहे हैं, 31 को मत कीजिए। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सर। मनाली अभी आप बंद कर दो। हाँ, नितेश बंद कर।